नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका पल्स एंटरटेनमेंट शो में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बॉलीवुड के बहुत सारे गॉसिप्स और इंटरेस्टिंग खबरों को लेकर आपकी इस बोरिंग नून को मजेदार बनवाने के लिए आ गई हूं मैं। तो इंतजार किस बात का है, चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है बी टाउन में। यूट्यूबर समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा पिछले कुछ दिनों से इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जिसको लेकर अब कई हफ्तों के बाद यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी एक इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो किन हालातों में है। साथ ही उन्होंने अपने फैन से खुद के और परिवार की सलामती के लिए प्रे करने को कहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग के मैसेजेस पढ़े मैंने। चल रहा है। मैंने सोचा स्टोरी पे आप लोगों से आके बात कर लेता हूँ, बट अभी स्टोरी चालू की तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहूँ। लड़ लेंगे सिचुएशन से। देखे ऐसे टफ टाइम्स, ये भी सीख लेंगे कुछ नया। मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में रखना। जब भी हम वापस आए, मैं वापस आऊँ। काम मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है, पर जब भी वापस आए आप सपोर्ट करना। विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, आई हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड। बस ध्यान रखो सब लोगों। बॉलीवुड में रिलीज हो चुकी फिल्मों का दोबारा रिलीज करने का ट्रेंड जोरों पकड़ रहा है। पहले 2013 में रिलीज हुई फिल्म ये जवानी है दीवानी, फिर 2018 में रिलीज हुई फिल्म लैला मजनू, उसके बाद 2016 में रिलीज हुई सनम तेरी कसम को रिलीज किया गया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही कमाल कर दिया और री रिलीज में हिट हो गई। पहले ये फिल्म फ्लॉप हुई थी, लेकिन दोबारा रिलीज में करोड़ों रुपए से ज्यादा की कमाई कर इन फिल्मों ने तो कमाल ही कर दिया, जिसको बाद में अब इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक और फिल्म रिलीज होने वाली है। राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म शादी में जरूर आना, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी, एक बार फिर रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म वुमेन्स डे के मौके पर 7 मार्च को फिर से रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर फैंस में अभी से काफी एक्साइटमेंट दिख रही है। बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर आजकल काफी चर्चा में बनी हुई है, जिसका कारण उनकी लव लाइफ है। दरअसल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को काफी टाइम से उनके र्यूमर बॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट किया गया। जी हाँ, श्रद्धा कपूर को कई बार राहुल मोदी के साथ देखा गया है, कभी शादी में तो कभी फ्लाइट में। लेकिन अब एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर र्यूमर बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग रिलेशनशिप में है, इस बात का खुलासा खुद श्रद्धा कपूर के फोन के वॉलपेपर से हो गया है। दरअसल हाल ही में श्रद्धा मुंबई में पेपराजी के बीच नजर आई, जहां उनके फोन वॉलपेपर ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल इस दौरान श्रद्धा ने अचानक फोन का पावर बटन दबाया और उनका वॉलपेपर दिख गया। इस वॉलपेपर में श्रद्धा कपूर और उनके बॉयफ्रेंड राहुल मोदी की रोमांटिक तस्वीर थी, जिसमें वो एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। अब इस फोटो की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। अब इससे साफ तौर पर यह साफ होता है कि श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी रिलेशनशिप में है। इस साल ऑस्कर का भारत से एक ऐसा जुड़ाव रहा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 में जून पार्ट 2 का डंका बजा है।
इस फिल्म को बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए चुना गया है। खास बात यह है कि इस फिल्म का भारत से कुछ खास कनेक्शन है। इस फिल्म का वीएफएक्स बनाने वाली कंपनी ड्यून पार्ट 2 के स्पेशल इफेक्ट और वीएफएक्स का काम एनिमेशन कंपनी DNEG ने किया है और इसके सीईओ मुंबई के रहने वाले नमित मल्होत्रा हैं। ड्यून पार्ट 2 को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए चुना गया है। Well, I said it's a great feeling of relief because when you see so many talented people all assembled together, and you have a pretty competitive group of people who've all done incredible work. To win these awards is pretty complicated. So I think it's a great feeling of relief and excitement because we have been validated yet again. So there's a lot of joy and positive feeling amongst all the teams across the world. Also, your company has created VFX for several Hollywood projects, including Dune 1 and Dune 2. So, what do you have to say on that, and how do you come to board such projects? So, what's happened with, it's obviously we believe we are the director's best friend. Our job is to completely align our talent and our technology with the vision of the filmmaker. Fortunately, Denis Villeneuve is a director that we hold in very high regard, and our collaborations have existed even before Dune. We worked with him very closely on Blade Runner. That also got us an Oscar on his film. And since that, when he went on to make Dune, we, from the very first initial phase itself, we collaborated very closely and really sort of took his vision on board and the world he was trying to create. And we were able to sort of bring that to life. And that has been the sort of relationship now that we have between him and all our creative teams, who are absolutely in love with his ability to sort of dream up something different and challenge us at the same time. Also, Paul Lambert recently acknowledged your company. So, if you could just say a few words upon that. Well, so Paul and us also go back a long time. In fact, Paul worked for DNEG on Blade Runner. When he got the Oscar, he was DNEG representative. And, he worked with us for a few years and did some incredible work, including films like First Man, which also got him an Oscar while he was at DNEG. So, Paul's experience of being as part of the company and now incredibly successful and incredibly talented as a freelance, independent supervisor, he continues to really amaze me in terms of his breadth of creative imagination and ability to execute these very, very diverse types of projects to absolute, very, very high quality outcomes. Also, do you think Indian films and Indian shows, in terms of VFX, they can compete at Oscars? I think so. I think it's a matter of time. Last year was a Japanese film called Godzilla -1 that got the Oscar. It was not a very high expensive budget film, and in Japan and Japanese talent did a pretty good job in doing that. I also believe that as the Indian audiences and the Indian filmmakers start to make visual effects a big part of their storytelling and their vision, we will find that opportunity very, very soon. Recently, Technicolor shut down. It was, of course, a big organization. So, what do you have to say on it? And also, how do you manage to keep your company profitable in this business? So, I don't want to comment necessarily on their problems because I know that it's been a very delicate matter, and there's a lot of talented people at Technicolor that have done incredible work. So we must acknowledge the artistry and the quality of the talent, which is as good as anywhere else in the world. I think, from their standpoint, I'm sure they've had some issues between the pandemic and the strikes that happened that may have caused some challenges between their investors and their backers. And that's probably why it's happened. I'm not at liberty to go into more detail than that. But, as far as DNEG is concerned or Prime Focus is concerned, it is a relentless pursuit of what we do on a day-to-day basis, and developing talent, training new talent, investing in new technology, making sure we are ahead of the curve constantly is something that I've done
Now it's going to be 30 years since I started this year. So it's been a long time and long journey. So you sort of have to play the marathon. You have to train for the marathon where you can keep going on a much longer and a more, and build yourself up for that. And having a great team and having a great group of people that you can trust and rely on is critical to the success of any business, any sport. So that's no different for us. And that obviously shows in the way our company has been able to navigate all these challenges and yet continue to be, successful in that ride. Also, if I talk about AI, there have been many debates upon that, where some find it to be useful, some are completely against it. So if I talk about AI and VFX, do you think so there's a potential danger of AI, or what are your thoughts So, on AI is just another type of technology that's going to power up, applications and tech in the way we've done it in the past with other technologies. So, as a tech company at the heart of everything that we do, we see AI as an opportunity because we believe that the ability to create greater efficiencies and greater, outcomes faster is actually good for the industry and good for what we do. So we are actually ourselves in a pretty focused effort. In fact, we announced maybe less than 2 weeks ago about us acquiring Metaphysic, which is also an AI company that does digital incarnations and digital characters. Uh, we've launched our own AI platform called Brahma, which encompasses Metaphysic and the DNEG technology and Clear AI, the platform, and Ziva. There are 4 of these different technologies that we have brought together and powering it up with AI so that we can actually do all of the things that we do in DNEG, but do it in a faster and at a higher quality than what we currently do. So we are actually believers and proponents of this tech and believe that tech is here to enable, and that is how we must look at all of these technologies, with the understanding that all technologies, all opportunities come with their own challenges, and we got to offset the good with the bad. Do you think, if I talk about like Indian companies, Indian VFX basically, do you think so there is a scope for Indian VFX to be taking, itself on a global level, greater scope for it? So if you think about it, the biggest country in the world that does more visual effects than any other place is India today. There is more Indian artists on any and every big Hollywood major film than there are for Indian films. So, that's the sort of unique reality that we already are in, that our artists and our capabilities are now already ahead of what Indian films and filmmakers are not using. Whereas the artists are able to now produce work for a lot of these big epic tentpole movies. Of course, yeah. So a lot of them are working for the international project, but do you feel like if I talk about India, the same people, from India are not working enough on the projects here? I think we don't have enough projects here. We don't have as many big visual effects led projects. And that is where I think we're hoping to get to the next level, is to make sure that as India starts to scale itself up in more and more high-end, big visual effects type projects, that we as a country and as a company can continue to service that. So that sort of is where the development is happening. It's not there to the scale of what Hollywood is doing. So that's why there are more artists in India working on Hollywood projects than India. एंटरटेनमेंट का डोज आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाल ही में दिए गए बयान से बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसको लेकर अब कर्नाटक में रश्मिका मंदाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस के विधायक रवि कुमार गौड़ा ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ का अपमान किया है। बेंगलुरु में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आने के लिए उन्हें हमारी सरकार ने आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में आने से इनकार कर दिया। कांग्रेस विधायक यही नहीं रुके, बल्कि गुस्से में उन्होंने तो रश्मिका मंदाना को सबक सिखाने की बात कह डाली। ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡವರು. ಹೋದ್ಸರಿ ಇದೇ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 6 ಬಾರಿ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಇವರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕು. फेमस डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के बेटे के रिसेप्शन में बॉलीवुड के जाने माने सितारों ने शिरकत की। रिसेप्शन में विद्या बालन, फराह खान, फरहान अख्तर, पश्मीना रोशन, सोलानी बेंद्रे, रितेश देशमुख और जेलेनिया देशमुख समेत कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। बॉलीवुड के दिग्गज आमिर खान और पूजा हेगड़े भी शाम की रौनक बढ़ाने के लिए थे। चलिए आपको भी दिखाते हैं इन सितारों का ये जलवा। सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी में से एक मानी जा रही है। साजिद नाजियार और AR मुर्गदास की इस मूवी की धमाकेदार टीजर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। वहीं अब फिल्म का पहला गाना ज़ोहरा ज़बीन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें सलमान खान साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के संग नजर आ रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस गाने की एक झलक। सिंगर मीका सिंह और एक्ट्रेस बिपाशा बासु और उनके पति पर एक बयान सामने आया था। दरअसल मीका
अलोन फिल्म के बारे में बात कही कि बताया कि फिल्म बहुत कम बजट पर बनने वाली थी, लेकिन इसे बनाने में 14 करोड़ रुपए लग गए थे और 10 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा, जो कि दोनों स्टार्स की वजह से था। अब इस मामले में अपना रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्टोरी शेयर की है। जिसमें एक्ट्रेस ने लिखा, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। तो ये आपने जानी बॉलीवुड की मजेदार खबरें। कल फिर आपसे इसी वक्त होगी मुलाकात और नई गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।